100 दिन तीसरे कार्यकाल के सरकार ने पूरे किए हैं। गौरवशाली तीव्र गति से सरकार ने काम किया है और उसको लेकर के आज सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों के बीच में आपसे रूबरू होने का अवसर मिला है। हमारे सभी मंत्रीगण, श्याम सिंह राणा जी, रणवीर गंगवा जी और विपुल गोयल जी, हमारे श्रुति चौधरी जी, हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय और हमारे चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुल्लर साहब, मित्रों, हमारा ये तीसरे कार्यकाल का 100 दिन कंटिन्यूटी में नॉन स्टॉप सरकार के हैं। मैं थोड़ा आप लोगों को पहले पीछे ले जाना चाहता हूं, क्योंकि हमारी सरकार ने 2014 से हरियाणा प्रदेश को नॉन स्टॉप आगे बढ़ाने का काम किया है। हरियाणा में कई बीमारी ही कहूँ, कई बीमारियों से हरियाणा ग्रसित था। जैसे परिवारवाद की बीमारी थी, क्षेत्रवाद की थी, भेदभाव होता था। परंतु अगर आप देखें कि युवाओं के अंदर अविश्वास था कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो चक्कर काटने से मिलेगी। किसी विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री के दरबार में हाजिरी लगेगी, तब जाकर के माँ बाप इंतजाम करता था, मोटा इंतजाम भी करता था, तब जाकर के कहीं उसको ये विश्वास होता था कि नौकरी लगेगी। परंतु गरीब व्यक्ति को तो अगर वो कहीं जमीन जमून बेच करके या गहने बेच करके इंतजाम करता था तो तब भी उसको नौकरी नहीं लगती थी। इस प्रकार का माहौल और वातावरण हरियाणा प्रदेश के अंदर था, जो मैंने कहा है कि राजनीतिक रूप से कई बीमारियों से ग्रसित था हरियाणा प्रदेश। परंतु पिछले ये तीसरे टर्म की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन सब बातों को मजबूती से बदलाव हरियाणा प्रदेश के अंदर करने का काम हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार चली है, धीरे धीरे करके क्षेत्रवाद को समाप्त किया है। सबका साथ सबका विकास, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक वाक्य है कि अगर हम कालका के विकास की ओर ध्यान दें तो नारनौल भी, अगर हम राजस्थान के दूसरे बॉर्डर के ऊपर ध्यान करते हैं तो वहां पर भी समान रूप से विकास हरियाणा प्रदेश का वो दिखाई देता है। बिना भेदभाव के काम हुआ है। युवाओं के अंदर एक विश्वास जगा है। युवाओं के साथ साथ हमारी सरकार ने गरीब व्यक्ति के जीवन को बदलने का काम भी इस लगातार जो हमारी ये तीसरे टर्म की सरकार है उसने किया है। मैं थोड़ा आप लोगों का ध्यान कि हमने बड़े काम, पिछले जो बदलाव के काम हैं, उन बदलाव के कामों में हमने पिछले लगभग 2014 से हमारी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, वो थोड़ा मैं आपका ध्यान उसकी तरफ लाना चाहूंगा। फिर मैं 100 दिनों के ऊपर आपको बताना चाहूंगा कि 3 गुना गति से हमारी सरकार ने किस गति से काम किया है। 2014 से 2024 हम 25 में प्रवेश कर गए हैं। हमने सबसे पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर जो एक बड़ा बदलाव किया है, जिसके अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि यह अच्छा निर्णय सरकार का है, पढ़ी लिखी पंचायतों वाला हरियाणा पहला देश के अंदर प्रदेश बना है। ये बड़ा बदलाव हम उसके अंदर लेकर के आए हैं। दूसरा हमने बड़ा काम जो किया है, जो हमारे कर्मचारी थे,
कर्मचारियों के ट्रांसफर पॉलिसी ला करके, नहीं तो एक बड़ा हरियाणा प्रदेश के अंदर ये एक सिस्टम चलता था कि भाई बदली बगैर पैसे के नहीं होती, परंतु हमने ट्रांसफर पॉलिसी ला करके घर बैठे व्यक्ति को सम्मान देने का काम किया है। आज मुझे खुशी है कि मैं आज आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के हमारे सभी कर्मचारी भी आज शायद देख रहे होंगे इस बात को, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि 95% कर्मचारी आज इस हमारी ट्रांसफर पॉलिसी से संतुष्ट हैं। अगर कोई 5%, 2%, 3% अगर कोई दिक्कत आती है, क्योंकि उसको भी एडजस्ट करने का काम करते हैं, परंतु आज हमारे कर्मचारी भाइयों को चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। ये ट्रांसफर पॉलिसी जो नीति लागू की है, ये हमारा देश का पहला राज्य है जिसने इसको लागू किया है। ये मेरे लिए खुशी की बात है। तीसरा हमने बड़ा काम जो किया है, तीसरा काम किया है परिवार पहचान पत्र, जो घर बैठे ही सरकार की योजनाओं के साथ जुड़ना और घर बैठे ही उन योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचना, ये बड़ा एक चेंजिंग। नहीं तो योजना का लाभ लेने के लिए गरीब व्यक्ति को दर दर की ठोकरें खाना पड़ता था। वो ऑफिसों के चक्कर काटता था, एक बार गया, 2 बार गया, हार करके घर बैठ जाता था कि नहीं मिलता। सिस्टम ही ऐसा है। परंतु जब से ऑनलाइन इस सिस्टम को लागू किया है, घर बैठे ही व्यक्ति को किसी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ते, उसको उसके घर के ऊपर योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मुझे खुशी है कि 52 लाख परिवारों को 400 योजनाओं का लाभ घर बैठे ही मिल रहा है। ये एक बड़ा काम जो तीसरा परिवार पहचान पत्र ने दिया है कि जो पात्र व्यक्ति है उस तक सरकार पहुंचे, योजनाबद्ध तरीके से पहुंचे, उसको कहीं किसी के पास चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। ये काम एक बड़ा बदलाव लाने का काम हमारी सरकार ने पिछले ये तीसरे टर्म की जब हम बात कर रहे हैं कि हमने लगातार 2014 से इसके अंदर किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने चौथा काम जो किया है सामाजिक सुरक्षा पेंशन का। जो हमारे बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों को क्योंकि पेंशन नहीं लगती थी, और उसका उदाहरण भी है। अगर आप लोग देखेंगे, जो हमारे विपक्षी दल इस बात को लगातार उठाते रहे हैं, हम आएंगे पोर्टल को बंद कर देंगे, पोर्टल ने ये तो पोर्टल की सरकार है, इस प्रकार का वो जो दुष्प्रचार करते थे, मैं आज उनको भी ये बात बताना चाहता हूं, वो भी इस बात को ध्यान से देखें, क्योंकि स्वीकार तो वो भी करते हैं, परंतु उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो अपने दल के अंदर है, उन्होंने अपनी बात करनी होती है, परंतु उनकी मजबूरी वंश वो बात करते हैं। वैसे सिस्टम के प्रति उंगली उठाना उनके बस की बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर वो ध्यान करें, जो पोर्टल की बात करते थे, हमारे जो बुजुर्गों को 60 साल के बाद पेंशन लगती थी, उनको सम्मान भत्ता दिया जाता था, उनको पेंशन नहीं लगती थी। अगर आप देखें कि पिछले 10 वर्षों के अंदर 17 लाख बुजुर्गों को पेंशन थी। आज अगर हम देखें इस पोर्टल के कारण कि व्यक्ति छूटे नहीं, और उसको इसके साथ जोड़ा है, जोड़ करके कि अगर ऑटोमेटिक उसकी पेंशन लग जाएगी। मुझे खुशी है जब ये पोर्टल के साथ जुड़ा है, तो अगर हमारे किसी बुजुर्ग की आयु 60 वर्ष हो जाती है तो ऑटोमेटिक उसकी पेंशन लग करके उसके घर पे चली जाती है। ये एक बड़ा बदलाव एक सिस्टम का, क्योंकि उसे ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ते, किसी कर्मचारी या अधिकारी के पास नहीं जाना पड़ता, घर बैठे ही उसको पेंशन लग रही है। एक बड़ा बदलाव इसके अंदर उसके जीवन के अंदर आया है, और उसका परिणाम यह निकला कि कांग्रेस अपने 10 वर्षों में हरियाणा प्रदेश में मात्र 17 लाख बुजुर्गों को पेंशन दे पाई, और हमने आकर के उसके अंदर डबल 2 गुना बढ़ोतरी की है। हमारे यहाँ पर 34 लाख बुजुर्गों को ये पेंशन देने का काम हम कर रहे हैं। बड़ा बदलाव उसके अंदर आया है, और उसके बारे में वो समझ भी रहे हैं। हमने हरियाणा के अंदर अगर ये पोर्टल का सिस्टम लागू किया है, इसके माध्यम से हमने लोगों को सुविधाएं दी हैं, क्योंकि पूरे देश के अंदर 1,20,000 रुपए का क्राइटेरिया है।
जो हमारा बीपीएल परिवार है। परंतु हरियाणा के अंदर हमने उसकी आय सीमा बढ़ाई है। हमने 1,80,000 किया है, और 1,80,000 की किसी की अगर इनकम होगी तो उसको इस सरकार की योजनाओं का वो लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ये भी एक बड़ा हमने उसके अंदर इसके माध्यम से लोगों को सुविधा देने का काम किया है। और अगर हम देखें कि छठा हमने जो इन पिछले 10 वर्षों के अंदर जो 2014 से हमने काम किया है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा और डीबीटी के माध्यम से 12 लाख किसानों के खाते में डायरेक्ट 1,25,000 करोड़ रुपया अगर उन्होंने अपनी फसल को मंडी के अंदर बेचा है तो डायरेक्ट उसके खाते के अंदर पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। ये इसी का ही नतीजा है। और हमने चाहे आयुष्मान कार्ड है, और उसके साथ हमने हरियाणा में चिरायु को जोड़ा है। आयुष्मान और चिरायु को 45 लाख ऐसे परिवार जिनको 5 लाख रुपए का आयुष्मान का लाभ, अगर उसको कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है, ये पहली ऐसी योजना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की जिसका एक गरीब व्यक्ति को बड़ा संबल मिला है। गरीब व्यक्ति को ये चिंता नहीं है कि उसके इलाज के लिए पैसा कहां से आएगा। ये व्यवस्था अगर किसी ने खड़ी की है तो ये नरेंद्र मोदी और डबल इंजन की सरकार ने हमने पिछले 2014 के बाद इसको खड़ा किया है। और मुझे बताते हुए कि 1,20,36,000 आयुष्मान चिरायु कार्ड ये ऑनलाइन ही बनाए गए हैं। अगर किसी की इनकम 1,80,000 रुपए से नीचे आती है, कई बार प्राकृतिक कोई दुर्घटना वंश भी उसकी इनकम कम हो जाती है कि जो परिवार का एम्प्लॉयर मेंबर है, जो कमाने वाला है, जिसके सर के ऊपर पूरा परिवार चल रहा है, कोई दुर्घटना उसके साथ हो जाती है तो वो व्यक्ति ऑटोमेटिक आर्थिक रूप से वो नीचे चला जाता है। तो जब उसकी इनकम कम होती है तो उसका ऑटोमेटिक ही बीपीएल कार्ड वो बन जाता है। ये सुविधा इसके अंदर दी गई है और इसका लाभ भी हरियाणा प्रदेश के अंदर मिला है। हमने 8वां जो उसके अंदर बड़ा बदलाव किया है, 8वां प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, इसके तहत हमने जो गांवों के अंदर लिटिगेशन चलते थे, किसी की जमीन थी परंतु उसको अधिकार नहीं था कि वो कोई उसको बेच सके या बेच करके या कोई बैंक के ऊपर लोन ले सके, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। हमने हरियाणा प्रदेश के गांवों को लाल डोरा मुक्त करने का और उसको मालिकाना हक देने का काम अगर किसी ने किया है तो हमने पिछले ये 2014 के बाद हमारी सरकार ने किया है। एक बड़ा बदलाव गांव के अंदर भी लोगों के जीवन में लाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे जो 9वां बड़ा काम हमने पिछले कार्यकाल के अंदर किया है, हम ये देखते थे 2014 से पहले हमारी माताएं बहनें सर के ऊपर मटका रख करके 2-2 किलोमीटर दूर से पीने का पानी घर में लेकर के आती थी, परंतु हर घर में नल और स्वच्छ जल हमने इस लगातार की अपनी सरकार के अंदर हर घर में पहुंचाने का काम किया है। और मुझे खुशी है कि आज हमारी माता बहन कोई भी सर के ऊपर मटका लेकर के दिखाई नहीं देती पीने का पानी लाने के लिए। उसकी रसोई में ही पानी की व्यवस्था करने का काम गति से हमारी इस डबल इंजन की सरकार ने किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हर माता को एक बड़ा इससे लाभ मिला है, हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचा है। 10वां हमने बड़ा काम किया है जिसके अंदर एक बड़ा बदलाव आया है। ये बड़ा बदलाव हमने ये किया है क्योंकि पूर्व की सरकारें, आप लोग देखते थे कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, अपने मैनिफेस्टो में भी लिखते थे, रैलियां भी करते थे, बड़ी बड़ी रैलियां भी की, रैलियों में खड़े होकर के बोलते थे हमें वोट दे दीजिए, हम 24 घंटे बिजली देंगे। परंतु लंबे समय तक हरियाणा के अंदर कोई बिजली नहीं दे पाया। बिजली महंगी होती थी, बिजली कम आती थी, ऐसी स्थिति ये पूर्व की सरकारों के अंदर थी। परंतु एक योजनाबद्ध तरीके से हरियाणा प्रदेश के अंदर एक योजना बनी, हमारा गांव जगमग गांव, और उसका परिणाम यह निकला कि हमने 2014 के बाद आज लगभग 5,861 गांव, जो हमारे टोटल 6500 पंचायतें हैं, 6500 पंचायतों के अंदर से 5,861
ऐसे गांव हैं कि हमारे थर्ड टर्म की सरकार के अंदर 24 घंटे बिजली देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। एक बड़ा बदलाव इसके अंदर आया। आज लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि दोपहरी के अंदर जब गर्मी पूरी होती थी, लाइट नहीं मिलती थी, खाने के समय लाइट नहीं मिलती थी, परंतु आज किसी को दिक्कत नहीं है, इस बात की चर्चा करते हैं। एक बड़ा बदलाव हमने पिछले ये 10 वर्षों के अंदर, हमारी तीसरी टर्म की सरकार के अंदर ये हमने किया है। हमने बेटियों के लिए एक बड़ा काम किया है। मैं देखता था कि बेटियां, इस बात को लेकर के उनके मन में पीड़ा होती थी, क्योंकि हमारे बेटियों के माँ बाप उनको बाहर दूर पढ़ाने के लिए नहीं भेजते थे। एक बड़ी दिक्कत का सामना बेटियों को करना पड़ता था। बेटियों के मन में होता था कि मैं पढ़ाई करूं, परंतु मजबूरी वंश वो पढ़ाई नहीं कर पाती थी। और हमारी सरकार ने पिछले 2014 के बाद एक रोड मैप तैयार किया, डबल इंजन सरकार ने, कि हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक सरकारी राजकीय महाविद्यालय खुलेगा। 79 महाविद्यालय हरियाणा के अंदर खोले गए और मुझे खुशी है जिसके अंदर 30 महाविद्यालय स्पेशल लड़कियों के लिए खोले गए। एक बड़ा बदलाव हरियाणा प्रदेश के अंदर बेटियों के जीवन में लाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। इसके लिए मुझे बड़ी खुशी है, क्योंकि हमने ये पिछले, क्योंकि ये तीसरे टर्म की सरकार है, नॉन स्टॉप सरकार है, और लगातार हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश के लोगों के जीवन के अंदर बदलाव लाने के लिए काम कर रही है। और हमने, क्योंकि ये पिछला थोड़ा मैंने इसलिए, क्योंकि और भी बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, चाहे मेरा पानी मेरी विरासत हो, और चाहे सिंचाई योजना के तहत हमने काम किया हो, बहुत सारे, चाहे अमृत सरोवर के माध्यम से हमने काम किया हो। हम लगातार हरियाणा प्रदेश के जीवन, लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव, चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इन्हीं पिछले 2014 से लेकर के आज 2025, आज एक भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जिसके अंदर 4 लाइनिंग रोड से वो जुड़ा ना हो। लोगों के जीवन के, उनके रास्तों को भी सरल और सुगम करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मैंने कुछ, क्योंकि ये लगातार नॉन स्टॉप सरकार पिछले 2014 से डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा की हमारी सरकार ये चल रही है, इसके अंदर हमने बहुत सारे काम पीछे किए हैं। प्रदेश के लोगों के जीवन में लगातार बदलाव लाने का काम, आदरणीय मनोहर लाल जी जो एक शब्द बोलते थे कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक, उसको चरितार्थ करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो शब्द है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, उसको लेकर के हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। मुझे खुशी है कि आज हम, जब हमारी सरकार 100 दिन गौरवशाली हमारी सरकार ने पूरे किए हैं, आज हरियाणा प्रदेश के लोगों के अंदर इस सरकार के प्रति एक बहुत बड़ा विश्वास बढ़ा है। अगर आप लोग देखेंगे, आप लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि जब तीसरे टर्म की सरकार आई है, इन 100 दिनों के अंदर लोगों के मनों में हमारी सरकार के प्रति एक बड़ा सम्मान और बड़ा विश्वास जमा है। और हमने भी 3 गुना गति से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये सरकार तीव्र गति से काम करेगी, हमारी ये सरकार 3 गुना गति से काम कर रही है। मैं बताना चाहूंगा कि हमने 100 दिनों में क्या क्या काम किए हैं। 100 दिनों का समय भले ही कम हो, छोटा हो, लेकिन हमने जिस नॉन स्टॉप विकास का संकल्प व्यक्त किया था, उसकी सिद्धि में 100 दिन विकास की 3 गुना गति का साक्षी है। हम सब देख रहे हैं। वैसे तो संकल्प पत्र 5 साल के लिए होता है, 5 साल के अंदर पूरा करना होता है। अगर हम पड़ोस में बात करें, हिमाचल प्रदेश की दूसरी सरकार आने वाली है, लगभग 2 साल मेरे ख्याल से शेष बचे होंगे। अभी संकल्प पत्र की तरफ उन्होंने अपना जो घोषणा पत्र था उसकी तरफ देखा भी नहीं है, तो पूरा करने की तो बात क्या है, परंतु 5 साल के लिए होता है, 5 साल में वो पूरा करना होता है। लेकिन हमने 100 दिनों में ही 240 में से 18 संकल्प पूरे किए हैं। इस गति से काम किया है कि हमने जो हमारे संकल्प पत्र में
240 वायदे हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए किए थे, उसमें से 18 वायदे हमने अपने इस 100 दिन के कार्यकाल में पूरे किए हैं और 6 संकल्पों के ऊपर गति से काम लग रहा है, क्योंकि उसकी कहीं अपनी किसी की आर्थिक रूप से कोई मंजूरी लेनी होती है, उसके कारण से उसमें थोड़ी देरी हो सकती है, परंतु उसके ऊपर काम चल रहा है, जल्दी ही वो भी अमल में आ जाएंगे। हमने कम से कम 50 और संकल्पों को पूरा करने की प्रशासनिक व वित्तीय अनुमोदन की प्रक्रियाएं जारी हैं, क्योंकि प्रशासनिक भी कहीं उसकी लेनी पड़ती है और वित्तीय भी हमें उसकी व्यवस्था खड़ी करनी पड़ती है। उस प्रक्रियाओं के लिए 50 और ऐसे संकल्प हमारे हैं जो उसके अंदर प्रक्रिया में हैं और जल्दी ही वो पूरे होंगे। हमें दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हमारी पूरी सरकार मजबूती से आगे बढ़ रही है। इन सभी संकल्पों को हमारी सरकार मजबूती से पूरा करेगी। एक वाक्य मुझे ध्यान आ रहा है कि आंधी तूफान बिजली बरखा, आंधी तूफान बिजली बरखा धूप घटा कम रोकेगी, मजबूती से पांव उठे तो कोई मंजिल दूर नहीं। ये हमारी सरकार तीव्र गति से काम करने वाली सरकार है। हम अपने तीसरे कार्यकाल में प्रदेश के विकास और जन कल्याण के निर्णयों समय की जरूरत के अनुसार ले रहे हैं। जो भी कोई निर्णय है, आज की जो आवश्यकता है हरियाणा प्रदेश को, उस अनुसार हम निर्णय कर रहे हैं और नई नीतियां बना रहे हैं। इन 100 दिनों में जो निर्णय लिए गए और जो विकास के कार्य किए गए, उनका विवरण हमने अभी अपनी जो पुस्तक लॉन्च की है उसके अंदर पूरा का पूरा दिया है। और अगर आप उसके अंदर देखेंगे 100 दिन में जो हमारी बुकलेट छपी है उसके अंदर हमने सभी इनका चर्चा की है। आपको याद होगा कि मैंने पहली बार जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही नागरिकों की समस्याओं और शिकायतों का समाधान के लिए समाधान शिविर लगाने शुरू किए, क्योंकि लोगों को जो समस्याएं होती थी उनको हमने अधिकारियों को, जिसमें हमारा उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक, पूरे अधिकारी, सभी विभागों के अधिकारी समाधान शिविरों में सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक आम जन की समस्या को वो सुनते थे, उसका समाधान करते थे। एक ही जगह पर व्यक्ति अपनी समस्या लेकर के आता था, उसका समाधान वहां पर निकलता था, सभी अधिकारी वहां सुनवाई करते थे। मुझे खुशी है कि उन समाधान शिविरों में 75,000 लोगों को, 75,000 से भी अधिक जो उनकी शिकायतें थी, उन लोगों को उसके समाधान निकले हैं, उसका समाधान किया गया है, ये मुझे खुशी है। और लोगों ने इस बात की मांग भी की है। लोग ये बात बोलते थे कि जो आपने समाधान शिविर चालू किए हैं ये चालू रहें, इसको बंद ना करें। ये लोगों की इच्छा के ऊपर है, क्योंकि हमारी ये तीसरे टर्म की सरकार ये आम जन के प्रति जवाबदेही। अगर लोग कह रहे हैं कि ये चालू रहेगा तो चालू रहेगा, ये जनता के ऊपर है। जनता जो चाहेगी वैसा हम अपने इन कार्यों को आगे बढ़ाते रहेंगे। सबको यह भी विदित है कि मैं चाहे घर पर हूं और चाहे मैं कार्यालय में हूं या प्रदेश में कहीं पर किसी स्थान के ऊपर हूं या हरियाणा में मैं दिल्ली के अंदर हरियाणा भवन में हूं, मुझे काफी संख्या के अंदर लोग अपनी समस्याओं को लेकर के मिलते रहते हैं। और मेरा खुला है कि जहां भी कोई चाहे मैं मिल लेता हूं। और कई बार अगर कोई व्यक्ति रास्ते में भी हाथ दे ले, भाई रुक जा, तो मैं रुक जाता हूं, वहां भी रुक जाता हूं। कोई भी हाथ दे ले, भी कोई समस्या होगी, कोई बात नहीं, किसी गांव के अंदर भी खड़े हो जाते हैं लोग, तो रुक करके उनकी समस्याओं को सुनता हूं। उसके लिए हमने एक पोर्टल भी बनाया है, जन संवाद पोर्टल, वो हमने बनाया है। उसके ऊपर वो समस्याओं वो हम उसके अंदर ऐड करते हैं। मुझे खुशी है कि हमने पिछले 100 दिनों में उस जन संवाद पोर्टल के ऊपर भी
45,000 शिकायतों का समाधान किया है। जो जन संवाद पोर्टल हमने बनाया कि लोगों की समस्याएं आती हैं, कई समस्याएं ऐसी होती हैं कि कोई लिटिगेशन की है, कोई किसी कारण से और है, या कोई टेक्निकल कोई दिक्कत है, उसके कारण से उसमें दिक्कत आती है, नहीं तो दिक्कत नहीं आती, उसका तुरंत समाधान होता है। 45,000 हमने इस जन संवाद पोर्टल के माध्यम से भी उन शिकायतों का निवारण किया है। मैं बताना चाहूंगा कि हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर चलते हुए गरीब से गरीब व्यक्ति के उत्थान का काम जारी हमारी सरकार रखेगी। जिसे आज गरीब कहा जाता है, उसे विकसित भारत की सच्ची शक्ति वो इस देश की है। जिसको गरीब कहा जाता है वही विकसित भारत की सच्ची शक्ति है, और उसकी भावनाओं को और उनके आवश्यकताओं को ये सरकार प्राथमिकता के आधार के ऊपर पूरा कर रही है। इसी भावना से मैंने पहले दिन ही ठोस कदम उठाए हैं। 18 अक्टूबर 24 को मुख्यमंत्री कार्यालय में जब मैं आया, पहले ही दिन मैंने अपनी पहली कलम से जो हमने कहा था, हमने अपने संकल्प पत्र में भी ये कहा था, और हम लोगों के जब संकल्प पत्र में हमने कहा है तो हम लोगों के बीच में इस बात को बोलते थे कि जो किडनी के पेशेंट हैं, कि हम आते ही, चाहे सरकारी हॉस्पिटल है चाहे मेडिकल कॉलेज है, हरियाणा प्रदेश के अंदर आते ही हमने डायलिसिस को फ्री किया है। उनका कोई पैसा नहीं लगता। इस सेवा प्रदान करने का हमने उनको लाभ दिया है, और तब से लेकर आज तक प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज या सिविल हॉस्पिटल्स के अंदर मरीजों को यह सुविधा अबाध रूप से मिल रही है। उनको कोई दिक्कत समस्या नहीं है। हमने जो संकल्प पत्र में कहा उसको पूरा किया है। हमने ये भी कहा था कि 18 अक्टूबर 2024 को हमारे मंत्रिमंडल की जो पहली बैठक हुई, उस पहली बैठक के अंदर ही हमने एक और निर्णय किया। वो निर्णय किया अनुसूचित जाति में वर्गीकरण को लेकर के, और उसमें अनुसूचित जाति में कुछ वंचित लोग इस प्रकार के थे कि उनको लाभ नहीं मिल रहा था। अब उनको भी लाभ मिलना वो शुरू हो जाएगा। वो निर्णय भी हमने आकर के अपनी पहली बैठक के अंदर किया है, जिसका हमने जिक्र भी अपने उसके अंदर किया था। 14 नवंबर 2024 को हमारे तीसरे कार्यकाल के पहले विधानसभा सत्र के अंदर हमने ये कहा था, जो पिछड़ा वर्ग की क्रीमी की व्यवस्था थी उसके अंदर 6,000 रुपये थी। हमने कहा था कि हम इसको 8 लाख रुपए करेंगे, और मुझे खुशी है इस बात की कि हमने आकर के अपने इस मंत्रिमंडल की बैठक में उस क्रीमी लेयर व्यवस्था को तो किया, 6 से 8 किया, परंतु हमने कैबिनेट के अंदर यह भी निर्णय किया कि उन्हें पंचायती राज और स्थानीय निकाय संस्थाओं के अंदर भी उनको 5% का आरक्षण देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। उनकी जनसंख्या का 50% आरक्षण हमने दिया है। हमने जो कहा था उस बात को हमने पूरा किया है, और उसका लाभ भी ओबीसी समाज और एससी समाज के ओबीसी समाज ए और बी के लोगों को उसका मिला है। हमने दूसरे अपने इस कार्यकाल में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा योजना वो शुरू की थी, जिस योजना के अंदर हमने रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या में यहां से ऐसे परिवारों को, जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या धाम यात्रा शुरू की थी। चुनावों के समय हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था, हमने कहा था कि हम माता वैष्णो देवी और शिरडी साईं मंदिर के दर्शन करने के लिए भी इस योजना को शामिल करेंगे। हमने उसको शामिल किया है, और उसके साथ साथ हमने जो अभी प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है, उस महाकुंभ के अंदर भी हमने उसको जोड़ा है। और कल ही मैंने महाकुंभ के लिए
यात्रियों की 2 बसों को भी झंडी दिखा करके रवाना किया है। ये हमने जो कहा है, लगातार हमारी सरकार उस दिशा के अंदर मजबूती से आगे बढ़ रही है। हमने अपने एक और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विषय था, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके तहत हमने कहा था कि हम 1 लाख घरों की छतों के ऊपर 2 किलोवाट का, जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम होगी, उन परिवारों की छतों के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाएंगे। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। और मुझे खुशी है, इन 100 दिनों के अंदर हम गति से काम कर रहे हैं और तीव्र गति से काम करेंगे। 12,285 ऐसे परिवार हैं जिनकी छतों के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लग चुका है। हमने गति से इसको आगे बढ़ाया है। इसके ऊपर 1,10,000 रुपए का खर्चा आता है। 80,000 रुपया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देते हैं और बाकी का पैसा हरियाणा सरकार देती है। उस व्यक्ति को इसका लाभ मिलता है। हमने दुर्घटना में परिवार के किसी सदस्य की कोई मृत्यु हो जाती है या दिव्यांग हो जाता है, परिवार को दिक्कत आ जाती है, उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है, हमने योजना चलाई, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना। ये जो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना ऐसे परिवारों के लिए जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को अगर कोई दुर्घटना हो जाती है परिवार के साथ, परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है, तो उसको संबल देने के लिए ये योजना है। और 6,279 ऐसे परिवार हैं जिनके खाते के अंदर हमने पिछले दिनों ही 233 करोड़ 67 लाख रुपया आर्थिक सहायता के रूप में उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारा संकल्प है कि प्रदेश के गरीब से गरीब व्यक्ति के पास अपना मकान हो, और उसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को कहा है कि देश में एक भी सर ऐसा नहीं बचेगा जिस सर के ऊपर छत नहीं होगी। उस सर के ऊपर छत देना ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है और हम लगातार उसको देने का काम कर रहे हैं। इसी दिशा में हमने कदम बढ़ाते हुए 100 दिनों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी तथा ग्रामीण के तहत 885 परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए 11 करोड़ 53 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का काम हमने किया है। हमने गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की है। हरियाणा के अंदर भी हमने इसको शुरू किया है। इसके तहत 14 शहरों में 15,256 गरीब परिवारों को 30-30 गज के प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और अब तक 11 पंचायतों में हमने जो पिछले दिनों कहा था, क्योंकि मैंने एक कार्यक्रम सोनीपत में किया था, सोनीपत के अंदर ऐसे परिवार, क्योंकि पूर्व की सरकारों ने वो वोट देखते थे, वोट के लिए राजनीति करते थे, परंतु हम वोट के लिए नहीं, हम मन से काम करते हैं, ईमानदारी से हमारी सरकार काम करती है। गरीब व्यक्ति को कैसे मजबूत किया जाए, ये पीड़ा नरेंद्र मोदी जी के मन में है कि गरीब व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली है, गरीब व्यक्ति खुशहाल मजबूत हो, उसको लेकर के हमारी सरकार उस तक लाभ पहुंचाए। उन्होंने तो वोट के लिए उनको 100 गज के प्लाट तो बोल दिए थे, परंतु न कागज दिए थे, न कब्जा दिया था, लोग चक्कर काट रहे थे। मैंने सोनीपत में कार्यक्रम करके ऐसे सब लोगों को हमने उनको कागज भी दिया, कब्जा भी दिया। आज वो बहुत संतुष्ट हैं। आज उनके मन में है कि सरकार कोई सुनने वाली आई है। और हमारी ये तीसरे टर्म की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, ये गरीब के हित की सरकार है, गरीबों को मजबूत करने वाली सरकार है। उनके अधिकारों का कोई हनन ना कर सके, उन अधिकारों को सुरक्षित करने वाली ये सरकार है। और हमने तभी एक निर्णय और किया था, हमने कहा था
कि ऐसे जो परिवार छूट गए हैं जिनको 100 गज का प्लाट नहीं मिला है, हमने उनके लिए भी अलग से एक योजना खड़ी की थी। और मुझे खुशी है आज बताते हुए कि हमने 11 ग्राम पंचायतों और एक महाग्राम में 4533 प्लाट कागज और कब्जे के साथ उनको दिए हैं। हमने ये निर्णय किया है कि हम 1 लाख परिवारों को, ऐसे जिन लोगों के पास अपना जमीन नहीं है, अपना मकान नहीं है, ऐसे लोगों को हम ग्राम के अंदर तो 100 गज का प्लाट और महाग्राम के अंदर उसको 50 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तीव्र गति से काम करते हैं। हमारे यहाँ पर 77,000 ऐसे जिन्होंने एप्लीकेशन दी हुई थी और उनको अभी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के तहत उनके पास पैसा नहीं पहुंचा। इसी बजट के अंदर ही 77,000 ऐसे बेनिफिशियरी थे, उनके खाते के अंदर पैसा चला जाएगा और वो मकान बनाना शुरू कर देंगे। वो जल्दी ही हो जाएगा। और हमने आगे भी जिन लोगों ने अप्लाई किया था उसके लिए एक सर्वे हमने करना शुरू कर दिया है। अधिकारियों को हमने कहा है कि उसको सर्वे करके तुरंत अगली लिस्ट तैयार कर लीजिए कि कितने लोग और शेष बचे हैं, उनको भी हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने का काम हमारी सरकार करेगी। मैं कहना चाहूँगा कि पिछले दिनों एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ने से भवन निर्माण के और दूसरे अन्य कार्य रोकने पड़े। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया। इससे हमारे जो मजदूर थे उनकी आजीविका प्रभावित हुई थी, क्योंकि हमारे जो मजदूर हैं वो सुबह कमाते हैं, शाम को खाते हैं। इस प्रकार की स्थिति है। कोरोना के अंदर भी इस प्रकार की स्थिति बन गई थी उनके सामने, परंतु सरकार मजबूती से उनके साथ खड़ी थी, उनको कोरोना में भी दिक्कत नहीं आने दी। और अब जब ये प्रदूषण को लेकर के उसके ऊपर जो ग्रेड 4 वो लगाया गया था, उसके माध्यम से हमने उनका जो गुजारा भत्ता है उसको फेज 1 व फेज 2 के अंदर उन सब ऐसे श्रमिकों को 4,51,00,000 हमारे जो पंजीकृत श्रमिक हैं उनके खाते के अंदर हमने 230 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता के रूप में उनके खाते के अंदर पहुंचाया है, ताकि उनको पारिवारिक में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। हमारी सरकार मजबूती से उनके हित के लिए काम कर रही है। इसके अलावा इसी अवधि में श्रमिकों के कल्याण की विभिन्न योजनाओं के तहत हमने 73,697 श्रमिकों को 50 करोड़ 28 लाख रुपए की वित्तीय सहायता वो भी दी है। हमने अपने इसी कार्यकाल के दौरान जो हीमोफीलिया व थैलीसीमिया बीमारी से ग्रस्त रोगियों को भी अभी कैबिनेट के अंदर हमने फैसला किया है और फैसला करके उनको 3,000 रुपये मासिक पेंशन का लाभ देने का काम हमने किया है। यह पेंशन हर आयु, पहले तो 18 वर्ष के बाद मिलती थी, परंतु अब हमने उस कंडीशन को हटा दिया है और कंडीशन को हटा करके किसी भी आयु में जब इस प्रकार की बीमारी हीमोफीलिया या थैलीसीमिया बीमारी से अगर कोई ग्रस्त होता है उसको पेंशन देने का निर्णय हमने किया है और उसका लाभ ऐसे पेशेंट जो रोगी हैं उनको मिलेगा। हमने हरियाणा के अंदर यह भी निर्णय किया है कि जो दिव्यांग पेंशन के नियम 2016 में संशोधन करके उसको भी 3,000 रुपये मासिक दिव्यांग पेंशन का लाभ 10 और श्रेणियों को भी दिया गया है। अभी कैबिनेट के अंदर हमने फैसला लिया था, उसको जोड़ा है। इससे हरियाणा प्रदेश के 32,000 दिव्यांग जन लाभान्वित होंगे। 32,000 और लोग इसके अंदर जुड़े हैं, उनका बड़ा लाभ इस फैसले के माध्यम से जो हमने कैबिनेट के अंदर लिया है उसका लाभ मिलेगा। मैं बताना चाहूँगा कि हमने महिलाओं को भी स्वावलंबी बनाकर उनका सशक्तिकरण करना एक हमारा प्रमुख प्राथमिकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारी डबल इंजन की सरकार महिलाओं को लगातार सशक्त और मजबूत करने का काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की आधी आबादी को सशक्त बनाने के लिए पानीपत में बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया। आप सब जानते हैं इसमें महिलाओं को पहले साल 7,000 रुपये, दूसरे साल 6,000 रुपये, तीसरे साल 5,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा और उन बहनों को जो वो बीमा करेंगी
उसका कमीशन तो मिलेगा ही। कमीशन के साथ साथ हर महीने उन बहनों को अलग से 2100 रुपये भी प्रोत्साहन राशि देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। इसके लिए एक बड़ी योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बीमा सखी योजना वो पानीपत के ऐतिहासिक भूमि से लॉन्च की है। हमने ये भी निर्णय किया है जो हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर भी कहा था और हमने बहनों को भी उसको आज लाभ मिल रहा है। मुझे खुशी है कि हमने इसको पूरा किया है। हमने गरीब परिवारों को एक योजना बनाई, हर घर हर गृहिणी योजना में हर महीने ऐसी बहनों को जो हरियाणा प्रदेश की 13,02,400 परिवारों को निरंतर 500 रुपये में गैस का सिलेंडर उपलब्ध हो रहा है, उसको हमने पूरा किया है। और उसके तहत अभी कुछ के खाते वेरीफाई होने बकाया हैं। हमने अधिकारियों को कहा कि उसकी विभिन्न प्रकार की योजना चला करके लोगों को जागरूक करके कि वो अपने बैंक खाते वेरीफाई करें। बैंक खाते वेरीफाई करेंगे तो हम ऐसे परिवारों को जिनकी इनकम 1,80,000 रुपये से कम है उनको 500 रुपये में ये गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराने का जो हमने संकल्प लिया था उसको हम कर रहे हैं। ये भी हमने पूरा किया है। इसका लाभ हमारे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। हमने आंगनवाड़ी जो हमारी बहनें थी, हमारी आंगनवाड़ी की कर्मचारी थी, उनको भी हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा कि उनका मानदेय बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। और मुझे ये खुशी है बताते हुए कि हमने आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है उनके 7,500 रुपये और जो उसकी सहायिकाएं हैं, आशा वर्कर्स हैं, उनके मानदेय में 400 रुपये मासिक की बढ़ोतरी हमने कर दी है। उसका लाभ उनको मिल रहा है। मुझे बताते हुए कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर लखपति दीदी योजना शुरू की थी। उन्होंने इसकी घोषणा की थी। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देकर सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने में सहायता प्रदान की जा रही है। उन लखपति दीदी को उनको मजबूत किया जाए, उनको आगे किया जाए, उनको कौशल प्रशिक्षण देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है बताते हुए कि प्रदेश में 5 लाख महिलाओं को हमने टारगेट रखा है कि हम हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का हम काम करेंगे। अब तक हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हमने गति से काम किया है, 1,85,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि नारी शक्ति आज हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि घर परिवार और बच्चों की जिम्मेवारी संभाल रही महिलाएं ड्रोन भी उड़ा सकेंगी। ये अगर किसी ने इस ड्रोन का प्रकल्प लेकर के आए कि महिलाओं को सशक्त और मजबूत करना है, उनको आत्मनिर्भर बनाना है, ये अगर कोई सोच सकता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ये नरेंद्र मोदी जी की ही सोच हो सकती है। और उन्होंने इस ड्रोन दीदी के माध्यम से महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमने नमो ड्रोन दीदी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए 5,000 महिलाओं को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण देने का हमने संकल्प लिया है कि उनको प्रशिक्षण दे करके उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने अब तक 100 महिलाओं को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण दे करके उनको 8 लाख रुपया ड्रोन के लिए, मुफ्त में ड्रोन देने के लिए भी हमने उनको दिया है। ऐसी 100 बहनों को पहले प्रशिक्षण दिया है, फिर उनको फ्री में 8 लाख रुपए का ड्रोन भी दिया है। और मुझे ये बताते हुए कि अगर ड्रोन की कीमत 8 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसकी अतिरिक्त राशि उसका सारा का उसको बैंक से दिलवाने का काम करें। 8 लाख तो सरकार देगी, परंतु अगर वो 8 लाख से ज्यादा का ड्रोन आता है तो उसको बैंक से लोन दिलवाने का काम करेंगे और उस लोन का सारा ब्याज वो हरियाणा सरकार देगी। ये भी निर्णय हमने किया है। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के क्योंकि उनका बहुत ही फेवरेट विषय है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को और तेज गति
देने के लिए सभी महिला सरपंचों को हमने अभी पिछले दिनों जो हमारी गांव की महिला सरपंच है उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाने का गांव के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए ये भी निर्णय हमने लिया है। मुझे खुशी है आप सबके बीच में बताते हुए कि हमने इन 100 दिनों के अंदर हमने जो संकल्प किया था कि मुख्यमंत्री, क्योंकि लगातार युवा हमारे पास आ रहे थे, क्योंकि आज मैं 100 दिन के ऊपर प्रेस कर रहा हूं, क्योंकि फिर भी बीच बीच में हमने, क्योंकि जब विपक्ष इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल होता है और इस प्रकार की बातें करता है, एक तरफ तो वो बोलते हैं कि बेरोजगारी फैल रही है विपक्ष के लोग। अरे 10 वर्ष वो भी रहे थे, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनको तब तो बेरोजगारी दिखाई नहीं दी। परंतु राजनीतिक दृष्टि से, क्योंकि उन्होंने राजनीति करनी है, उन्होंने जिंदा रहना है, परंतु वो इस प्रकार की घटिया राजनीति ना करें। क्योंकि मैंने इलेक्शन के अंदर भी ये बात कही थी कि आप युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, युवाओं की भावनाओं के साथ विपक्ष खेलने का काम कर रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं करना चाहिए। उन्होंने, युवाओं के रिजल्ट तैयार थे जब हमने कहा था कि हम युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दे रहे हैं। वो जाकर के चीफ इलेक्शन कमीशन पे गए, वो कोर्ट में गए और जाकर के कहा कि रिजल्ट ना निकाला जाए। ये युवाओं के भावनाओं के ऊपर कुठाराघात ये कांग्रेस और विपक्षी दलों ने किया था। मेरे पास युवा आए, कहने लगे कि आप रिजल्ट निकाल दो। मैंने कहा कि मैं तो नहीं निकाल सकता रिजल्ट, तो क्योंकि मखा कांग्रेस के लोग वो चीफ इलेक्शन कमीशन पे गए और उसने लेटर निकाल दिया है कि जब तक कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है तब तक आप कोई भी रिजल्ट नहीं निकालेंगे। और किस प्रकार से उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे थे, किस प्रकार की बातें इलेक्शन में कर रहे थे। वो ये बात बोल रहे थे कि मेरे हिस्से में 2000 आएंगी, मैं अपने हिस्से की नौकरी दूंगा। कोई बोल रहा था कि मेरे जितने हिस्से में आएंगे उतनी नौकरी दूंगा। और यहां तक कि एक व्यक्ति तो उनका जो प्रत्याशी था, चुनाव लड़ रहा था, वो ये कह रहा था कि मुझे 50 वोट दो, मैं 50 वोट पे एक नौकरी दूंगा। अरे किस प्रकार से उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे थे, किस प्रकार से खिलवाड़ कर रहे थे। अरे जिस प्रकार का 2014 से पहले का सिस्टम था, उस सिस्टम को दोबारा स्थापित करना चाहते थे। युवाओं के अंदर भय था। युवा मेरे पास आए, युवा रो रहे थे, युवा ये कह रहे थे कि आप रिजल्ट निकालिए। मैंने कहा कि मैं रिजल्ट नहीं निकाल सकता जब तक, परंतु मैंने उनको एक इंश्योरेंस दिया, मैंने उनको एक आश्वासन दिया कि मैं शब्द बाद में लूंगा, पहले मैं आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। और मुझे खुशी है इस बात को बताते हुए कि हमने युवाओं की उस भावना को, उस विश्वास को कायम रखा है। और हरियाणा प्रदेश के लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, उन परिवारों का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इस सरकार के अंदर तीसरे टर्म में एक बड़े मैंडेट के साथ विश्वास व्यक्त किया है। मेरी सरकार की जिम्मेवारी है कि हम युवाओं के उस भावना को किसी भी ऐसे व्यक्ति से कुचलने नहीं देंगे जो कुचलने की कोशिश कर रहे थे। हम उनको बाहर करने का काम किया। मैंने युवाओं से ये आश्वासन दिया कि मैं शब्द बाद में लूंगा, परंतु पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर दूंगा, ज्वाइनिंग कराऊंगा। और मुझे खुशी है कि हम उस संकल्प के ऊपर पूरा उतरे हैं। हमने 25,000 युवाओं को पहले ज्वाइनिंग दिया, फिर मैंने अपने ज्वाइनिंग के ऊपर साइन किया रजिस्टर में बैठ करके, पहले उनको मिला। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है और मुझे बड़ा गर्व भी होता है। और आगे भी मैं हरियाणा प्रदेश के युवाओं को ये कहना चाहूँगा आज, क्योंकि ये बड़ा मार्मिक विषय है, क्योंकि कांग्रेस और अन्य जो दल हैं वो उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। गरीब व्यक्ति तो सोच भी नहीं सकता था कि उसका बच्चा सरकारी नौकरी लग जाएगा। आज अगर सोच बनी है तो ये सोच ऊपर आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। विशाल यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ यहाँ आ जाएंगे। गरीब परिवार का बच्चा यह भी नहीं सोच सकता था, कांग्रेस के समय में वो वोट तो देता था, वोट तक गरीब परिवार सीमित था, परंतु वो अपने बच्चे को नौकरी लगवा सके, संभव नहीं था। ये संभव अगर हुआ है तो ये डबल इंजन की सरकार में हुआ है। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये संभव हुआ है और उसका परिणाम निकला है। उसका परिणाम यही निकला है कि हमने
बड़ा विश्वास लोगों में गया है कि 25,000 नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची के इतिहास में पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने दी हैं। और युवाओं में, युवाओं के माँ बाप में, प्रदेश के आमजन में इस बात की गया है, विश्वास गया है कि ये सरकार ये काम करने वाली सरकार है। और हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर अगर हम बात करें, पिछले 10 वर्षों में 1,75,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार की नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार 2 लाख और नौकरियां देने का काम करेगी, बिना पर्ची बिना खर्ची के करेगी, समय समय के ऊपर, क्योंकि 5 साल के लिए मैंडेट है और लगातार हम हर साल इसके अंदर बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे बताते हुए कि धन के अभाव में मेधावी छात्र उच्च कोटि के शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो जाता था। गरीब व्यक्ति था, पैसे के अभाव के कारण नहीं पढ़ पाता था, क्योंकि वो कहीं दाखिला नहीं ले पाता था। हमने उनका ख्याल रखा है और हमने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना, उसका शुभारंभ किया है। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना 6 नवंबर को शुरू की गई। इसके तहत उच्च कोटि के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को ट्यूशन फीस पूरी राशि और पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य खर्चों के लिए बैंकों व वित्तीय संस्थानों से गारंटी मुक्त ऋण दिलवाया जाएगा। ये निर्णय हमने किया है और मुझे खुशी है बताते हुए कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने ये भी अपने संकल्प पत्र में कहा है, हमने ये भी कहा है कि जो हमारे एससी और ओबीसी समाज के बच्चे हैं, देश के किसी भी सरकारी संस्थान में, चाहे वो कॉलेज है, चाहे यूनिवर्सिटी है, चाहे वो पॉलिटेक्निकल है, चाहे वो मेडिकल में है, चाहे वो आईआईटी में है, कहीं पर भी वो सरकारी उसके अंदर पढ़ने के लिए जाता है तो उसकी सारी फीस स्कॉलरशिप के माध्यम से हमारी सरकार देने का काम करेगी। ये भी निर्णय हमने किया है। ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को जिम के सुविधा मिले, हष्ट पुष्ट हों, स्वस्थ हों, उसको लेकर के हमने पिछले दिनों, हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था, हमने पिछले दिनों 19 जिलों में 50 करोड़ रुपए की लागत से 250 इंडोर जिम खोले हैं। अभी पिछले दिनों ऑनलाइन हमने उसका काम किया है, यो हमने जो कहा था। हमारे युवाओं ने खेलों में प्रदेश और देश का नाम दुनिया भर में चमकाने का काम वो हमारे हरियाणा के युवाओं ने किया है। हमें गर्व है कि हमारे ऐसे 11 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को माननीय राष्ट्रपति महोदय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने हाल ही में उनको सम्मानित किया गया। इनमें से एक खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, 10 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, एक कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन सब खिलाड़ियों और इनके माता पिताओं को, क्योंकि उनकी बड़ी मेहनत होती है और सरकार मजबूती से उनके पीछे खड़े होकर के उनको आगे बढ़ाने का काम करती है। और उनके प्रशिक्षक जो उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनके ट्रेनर्स, उनको सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक और टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले हरियाणा के तीरंदाज हरविंदर सिंह का नाम इस साल पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में आया है। झज्जर निवासी साहित्यकार डॉक्टर संतराम देसवाल को भी पद्मश्री से सम्मानित किए जाने का घोषणा हुई है। मैं उन्हें भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि तीसरे कार्यकाल में पहले विधानसभा सत्र में हमने जो हमारे HKRN के कर्मचारी थे, पार्ट 1 और पार्ट 2 के कर्मचारी थे, जिनकी सर्विस 5 साल पूरी हो गई थी,
ऐसे सब युवाओं को हमने विधानसभा के अंदर बिल ला करके कैबिनेट में पहले पास किया, फिर विधानसभा में बिल लेकर के आए और उनकी सेवाओं को सुरक्षित करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। और इसी तरह हमने तकनीकी शिक्षा विभाग के अतिथि संकाय व अतिथि अनुदेशकों और कॉलेज के एक्सटेंशन लेक्चरर व अतिथि अध्यापकों को सेवाओं को भी हमने सुरक्षित करने का काम किया है। राज्य सरकार के कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों की किसी की अगर कोई डेथ हो जाती है, उनकी सह सेवानिवृत्ति ग्रेजुटी की अधिकतम सीमा जो पहले 20 लाख रुपए थी उसको बढ़ा करके हमने 25 लाख रुपए किया है। ये भी हमने कहा था। हमने ये भी कहा था अपने संकल्प पत्र के अंदर, इसको पूरा किया है कि जो हमारे केंद्रीय सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के युद्ध में मृत्यु हो जाने पर या शहीद हो जाने पर उनके परिवारों को दी जाने वाली सहायता, पहले वो 50 लाख रुपए थी, हमने संकल्प पत्र में कहा था कि हम इसको 1 करोड़ रुपए करेंगे और हमने उसको कर दिया है। अब 1 करोड़ रुपया उन परिवारों को सहायता देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमने किसान हित में भी जो बात कही थी उसको पूरा किया है। अन्नदाता का हित हमारी नीतियों के केंद्र में रहा है। हम किसान की खुशहाली और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए नई नीतियां लागू कर रहे हैं। तीसरे कार्यकाल के पहले विधानसभा के सत्र में ही किसानों को मजबूत करने के लिए 3 महत्वपूर्ण कदम हमने उठाए हैं। क्योंकि लंबे समय से जो पट्टेदार किसान था उन किसानों को मालिकाना हक नहीं था, क्योंकि लंबे समय से वो उसकी पैदावार तो वहाँ कर रहे थे परंतु उनको मालिकाना हक नहीं था। जैसे पाकिस्तान से कुछ लोग इधर आए और उनको आकर के ज़मीन लॉट हुआ, उनके नाम नहीं थी। ऐसे भू मालिकों के बीच विश्वास बहाली का काम हमारी सरकार ने किया है। आप सभी जानते हैं कि पहले भू मालिकों और काश्तकारों में के बीच ज़मीन के कब्जे तथा मुआवजे इत्यादि को लेकर विवाद वो लिटिगेशन कोर्ट में चलते रहते थे, परंतु हमने निर्णय किया है कि ऐसे पट्टेदार किसानों को ये विधानसभा के अंदर बिल लेकर के आए और उसके अंदर हमने पास किया कि कलेक्टर रेट लेकर के ऐसे किसानों को, कलेक्टर रेट भी 19 नवंबर 2024 को हम लेकर के आए। कलेक्टर रेट के ऊपर हम उनको जमीन का मालिकाना हक देने का निर्णय वो हमने किया है और इसका एक बड़ा लाभ वो हमारे किसानों को मिला है। हमने जो हमारे गांव के अंदर लोग जो श्यामलात भूमि के ऊपर काबिज थे, ऐसे लोगों को भी हमने मालिकाना हक देने का काम ये निर्णय किया है। तीसरा, गांव में जो पंचायती भूमि के ऊपर जिन्होंने मकान बना लिए, लंबे समय से वो कोर्ट के अंदर चक्कर काट रहे थे, कोई ना कोई शिकायत हो जाती थी, शिकायत होती थी तो कोर्ट आदेश कर देता था कि ज़मीन को खाली करें, मकान गिर जाते थे, दिक्कतें आती थी। परंतु उस दिक्कत को हमने दूर किया है कि अगर 20 वर्ष से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति पंचायती भूमि के ऊपर उसने मकान बनाया है, वो बैठा है, कलेक्टर रेट लेकर के 500 वर्ग गज तक वो जमीन को अपने नाम करा सकता है। ये भी निर्णय हमने उसको मालिकाना हक देने का काम हमने जो संकल्प पत्र में कहा था उसको पूरा किया है। हमने हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है कि हमने पिछले दिनों कहा था, अपने संकल्प पत्र में भी इसको कहा था, हमने कहा था कि हम हरियाणा के अंदर अपने किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी और उसको लेकर के हमारी सरकार लगातार इस काम को आगे बढ़ा रही है। पहला देश का राज्य हरियाणा है जो अपने किसान की 24 फसलें 100% फसल एमएसपी पर खरीद रही है। हमारे विपक्ष के जो लंबे समय तक काबिज रहे हैं, नेता रहे हैं, जो स्वामीनाथन जो रिपोर्ट थी जिसके वो चेयरमैन भी रहे हैं, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछते हैं कि 24 कौन सी फसल है, उसके नाम बताएं। भाई नाम भी बता देंगे
जब अगर आपको नहीं पता है, हमें तो पता है ना बिछो भी कौन सी फसलें हैं, हम बता देंगे। परंतु आप फिर किसान का क्या लाभ करेंगे जब आपको यही नहीं पता है कि 24 कौन सी फसलें हैं। जो भी फसलें हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, जितनी भी फसलें हैं मैं बताना चाहता हूं उसके अंदर, अगर उनको ध्यान में नहीं है, धान की फसल है, ज्वार की फसल है, बाजरा की फसल है, रागी है, मक्का है, तुर है, मूंग है, उड़द है, मूंगफली है, सूरजमुखी है, सोयाबीन है, तिल है, काला तिल है, कपास है, गेहूं है, जौ है, चना है, मसूर है, रेपसीड है, सरसों और सैफफ्लावर है, तोरिया है, कोपरा है और छिलका रहित नारियल है, जूट है। ये 24 फसलें हैं। अगर भाई उसको नहीं पता है तो मेरे से एक कॉपी ले ले और वो सारे किसानों को पढ़ाए, भाई ये फसल आप बोते हैं, आप बोइए उनको। कैसे लाभ करेंगे वो किसान का जब उनको यही मालूम नहीं है कि हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर कितनी फसलें होती हैं। कम से कम उसका तो ध्यान करना चाहिए, तभी तो लाभ देंगे हम। जब उनको मालूम नहीं है, कहा जी 24 फसलें नहीं का नाम बताओ, ये नाम भी बता दिए मैंने, तो सुने होंगे जरूर। हमने हरियाणा के अंदर जो खरीफ सीजन है, खरीफ सीजन 2024 में कम बारिश हुई। हमारी कैबिनेट ने निर्णय किया कि किसानों के खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, उनके खर्चे कम होने चाहिए। और हमारी कैबिनेट ने निर्णय किया कि किसानों के खाते में 2000 रुपये प्रति एकड़ बोनस के रूप में पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। कैबिनेट ने निर्णय किया, मुझे खुशी है, आज हरियाणा प्रदेश के किसानों के खाते में 1345 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में उस धान की फसल के अंदर बरसात कम होने के कारण उनके खर्चे कम हों, हमने पहुंचाने का काम किया है। इसका एक बड़ा लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों को मिला है। हमने हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ऐसे 18वीं किस्त चली गई है, लगातार 2000 रुपये 4 महीने के बाद उनके खाते में पहुंचाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अगर हम बात करें, आज 342 करोड़ ऐसे किसान हैं जिनके बैंक खाते के अंदर 6203 करोड़ रुपए की राशि पहुंचाई गई है पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से। कांग्रेस के लोग बताएं किसानों के हित में क्या काम किया है। राजनीति तो करते हैं किसान के नाम की, परंतु उनके हित के अंदर क्या कदम उठाने हैं वो दिमाग शून्य है, कोई दिमाग नहीं है। भी किसानों को मजबूत भी करना है, अन्नदाता है, हमारे लिए प्रिय है, हम उसकी मजबूती के लिए एक एक कदम उठा रहे हैं, उनको मजबूत कर रहे हैं। हमारे हरियाणा के अंदर हमने 19 लाख ऐसे किसान हैं जिनके खाते के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वो लगातार पहुंच रही है पराली के प्रबंधन के लिए। क्योंकि दिल्ली के अंदर अब इलेक्शन चल रहा है, वहां के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब पर्ची दी है भाई, पीछे थे पर्चियों दी है, कहा जी 1:15 हो गया, अरे भी आधा भी नहीं कहा आपने कराया। ये 100 दिन के काम है, 100 दिन के काम है, गति से काम हो रहे हैं, बताने तो पड़ेंगे। आपकी तरफ से तो नहीं ना कुछ है, फिर ठीक है, ये पर्ची आप पकड़ो भाई। ठीक ठीक है। पराली प्रबंधन को लेकर के हमने हरियाणा के अंदर बहुत अच्छा काम किया है। मैं अभी बता रहा था कि अगर और कुछ नहीं मिला दोष दे दो हरियाणा के किसान को। ये केजरीवाल दिल्ली के अंदर बैठा है, अपने जहां उसकी सरकार है वहां तो रोक नहीं रहा, हरियाणा के किसान को दोष दे रहा है।
पंजाब के किसान को भी दोष दिया है, पंजाब के किसान को भी उसने बड़ा बुला बोला है कि ये पराली को जलाते हैं। भाई तो तेरे हाथ में चाबी आ गया, ये भी तो उस व्यवस्था को ठीक कर दे। ठीक नहीं किया। हमने हरियाणा के अंदर पराली प्रबंधन को लेकर के काम किया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसकी प्रशंसा की है। मैं हरियाणा के किसान का दिल से धन्यवाद करता हूं कि हमने जो नीति बनाई है उसके अंदर आगे बढ़ करके उन्होंने सहयोग किया और हमने उनके अवशेषों को प्रबंधन संयंत्रों पर अनुदान के रूप में 10,393 मशीनों के लिए 122 करोड़ रुपया हमने किसानों को देने का काम किया है, ताकि पराली के लिए उचित प्रबंध हो सके, किसान पराली ना जलाए और ये पोल्यूशन ना फैले। हमने ये इसके लिए काम किया है। हमने ये भी काम किया है कि जो हमारे किसान हैं, क्योंकि मेरे को वो मिले थे आकर के, और जब आकर के मिले कि हमारे खेत में बड़े टावर वो लगा देते हैं, उसके लिए हमें कुछ उसका लाभ नहीं मिलता, हम जमीन के अंदर भी हमारी उसकी कीमत कम हो जाती है, तो हमने उसके ऊपर एक पॉलिसी बनाई हमने, जो किसानों के हित के अंदर अलग से एक नीति बनाई। हाई टेंशन बिजली की लाइनों के लिए हमने मुआवजा नीति बनाई, और मुआवजा हमने दिया है कि जहां वो टावर लगेगा उस जमीन का मुआवजा 200% ज्यादा दिया जाएगा, जो उसका कलेक्टर रेट, जो उसका वहां मार्केट रेट होगा, मार्केट रेट का 200% ज्यादा देने का निर्णय हमने अपनी पॉलिसी के अंदर किया है। और जो उस टावर की तारें उस खेत के अंदर से जाएंगी, उसके नीचे जो जमीन आएगी, उस जमीन का 30% जो मार्केट रेट उस जमीन का होगा, 30% ज्यादा उसका मुआवजा देने का निर्णय वो हमने किया है। उसके लिए हमने ये मुआवजा नीति बनाई है, इसका लाभ हमारे किसानों को मिल रहा है। हमने प्रदेश की गौशालाओं के लिए भी, उनके गौशालाओं के चारे के लिए 216 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि हमने जारी की है, ताकि गौ माता को चारे के लिए कोई दिक्कत न आए, उस समस्या का हमने समाधान किया है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि अभी पिछले दिनों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 9 दिसंबर 2024 को जो उचाणी करनाल के अंदर, करनाल जिला के उचाणी गांव के अंदर महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है, उसका शिलान्यास किया है। 65 एकड़ के अंदर यह कैंपस बन रहा है और 700 करोड़ रुपए की लागत उसके ऊपर आएगी। उसका शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। हमने अपने संकल्प पत्र में भी उसका जिक्र किया था और हमने उसको पूरा किया है। हमारे जो व्यापारी भाई हैं प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं, हम उनके हितों के प्रति पूरी सजगता से हमारी सरकार काम कर रही है। मुझे आड़ती मिले थे आकर के, क्योंकि केंद्र पूरे देश को ध्यान में रख करके पॉलिसी बनाता है। उन्होंने पूरे देश के किसानों के लिए जो आड़तियों का कमीशन था वो 46 रुपये रखा, परंतु आड़ती कहने लगे कि हमें इसमें पूरा नहीं होता, आप इस कमीशन को बढ़ाएं। तो उन्होंने एक हमें ज्ञापन दिया था, हमने अपने संकल्प पत्र में भी डाला, और डाला नहीं, हमने उसको पूरा कर दिया है। अब हरियाणा के हमारे आड़ती भाइयों को जो कमीशन का उन्होंने 46 रुपए के अंदर देता था, अब हरियाणा उसके अंदर ऐड करके 55 रुपए देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और मुझे खुशी है कि आड़तियों के खाते के अंदर उस कमीशन का 309 करोड़ रुपए की राशि भी हमने जारी कर दी है, उनके खाते में चला गया है। हमने 2024-25 के दौरान खरीफ सीजन के कस्टम मिल्ड राइस डिलीवरी के लिए हमारे पास राइस मिलर एसोसिएशन के वो पदाधिकारी आकर के मिले कि हमें इसके ऊपर बोनस दिया जाए, क्योंकि हमें घाटा होता है इसके अंदर, उसकी वो सूख जाता है, सूख करके हमारे ऊपर खर्चा पूरा नहीं होता। तो हमने उन राइस मिलर्स को भी हमने कहा था कि हम आपको लाभ देंगे। 62 करोड़ 58 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी हमने उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया है। मुझे खुशी है बताते हुए कि व्यापारियों के लिए जो हमारे करदाता हैं, जो प्रदेश का विकास गति से होता है
और जो उसमें उनका योगदान बड़ा होता है, ऐसे करदाताओं की सुविधाओं के लिए हमने रेवाड़ी के अंदर 29 करोड़ रुपए की लागत से एक कर भवन का निर्माण वहाँ किया है, और जिसमें पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग उनके कार्यालय 27 जीएसटी के कार्यालय, ताकि जीएसटी सुविधा, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई उनको और कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उससे डर ना लगे, वो बेखौफ हो करके वहाँ पर ये सुविधा केंद्र हमने खोले हैं। वो पूछ सकता है, किसी को रिटर्न में दिक्कत है, किसी का कोई और लिटिगेशन है, उसको लेकर के वो उनसे लाभ ले सकता है। हमने वो सुविधा केंद्र खोले हैं जिसके ऊपर 29 करोड़ रुपए की लागत आई है। हमने गत 2024 को छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए जीएसटी से पहले 7 अधिनियमों के तहत बकाया कर राशि के निपटान के उनके कुछ लिटिगेशन के मामले थे। हरियाणा के अंदर ऐसे हमारे लगभग 10 लाख से जो रुपए से नीचे व्यापारी थे, 2 लाख ऐसे हरियाणा प्रदेश के अंदर व्यापारी थे जिनका ये टैक्स को लेकर के कोर्ट के अंदर लिटिगेशन में थे। उनको एक बड़ी राहत देने का काम हमने किया, हमारी सरकार ने किया है। हमने उनको राहत दी है कि जो 10 लाख रुपए से नीचे के हैं, ऐसे लोगों को ब्याज तो पूरा माफ किया है, ब्याज के साथ साथ उसके मूल का भी 10 लाख रुपए से कम आने का 60% हमने माफ किया है, और उसका मूल में से जो 60% माफ करके बचेगा उसमें से भी 1 लाख रुपया हमने माफ करने का निर्णय किया है। और इसी के साथ ही हमने जो 10 लाख रुपए से ऊपर के, 10 करोड़ रुपए के नीचे के ऐसे जो व्यापारियों के लिटिगेशन थे, उनको हमने ब्याज तो माफ किया है और उसके मूल में से भी 50% उसका माफ करने का निर्णय हमने पिछले दिनों अपनी कैबिनेट के अंदर लिया है। और इसका एक बड़ा लाभ वो हमारे हरियाणा प्रदेश के व्यापारियों को मिलेगा। जो ये एक समस्या थी, उस समस्या का हमने समाधान किया है। हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर अंबाला छावनी, अंबाला शहर में लोकल बस सेवा शुरू की गई है। पीएमई बस सेवा परियोजना के तहत प्रदेश के 7 प्रदेश शहरों में फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, पानीपत, करनाल और यमुनानगर के लिए 450 नई बसें खरीदने की स्वीकृति भी हमने दे दी है। जल्दी ही वो बसें भी आ जाएंगी ताकि हरियाणा प्रदेश के लोगों को ठीक उनको यात्रा में असुविधा ना हो, उनको सुविधा मिले, उसको लेकर के हमने ये निर्णय किया है। कल ही 26 जनवरी थी, गणतंत्र दिवस। उसकी मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हमने कल ही गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेश के 5 रोडवेज डिपो में इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू की गई है और हर डिपो से 5-5 बसें, कुल मिलाकर के 25 बसों को रवाना किया गया। इनमें रेवाड़ी, हिसार, रोहतक, अंबाला, सोनीपत 20 बसें पहले चल रही थी। 45 बसें आज हरियाणा प्रदेश के अंदर इलेक्ट्रिक बसें वो चालू हुई हैं ताकि वायु पोल्यूशन भी ना हो, उसके अंदर भी राहत मिले। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए हरियाणा सिटी बस सर्विसेज लिमिटेड का गठन किया गया है। इनमें 375 इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर भी दिया जा चुका है। 375 और इलेक्ट्रिक बसें हरियाणा प्रदेश के अंदर जल्दी ही आ जाएंगी, धीरे धीरे करके, क्योंकि कल उनको हरी झंडी दी है। जैसे जैसे आती रहेंगी वैसे वैसे वो इस बेड़े में शामिल हो जाएंगी। हमने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्लाट आवंटनियों को भी अनाउंसमेंट से संबंधित मामले के निपटान के लिए भी पिछले दिनों विवादों का समाधान योजना वो शुरू की थी। इसमें 7,000 से अधिक प्लाट धारकों को 550 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी, क्योंकि उनके भी लिटिगेशन के मामले थे। वो लिटिगेशन के मामले समाप्त हों और उसको लेकर के हमने इस योजना को शुरू किया है। हमने राज्य में पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग व
साइकिलिंग सुविधा के लिए भी पंजीकृत वाहन स्क्रैप एवं रीसाइक्लिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 को भी बनाई है। हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात की घोषणा की थी, 70 साल की आयु के ऊपर के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत योजना लेकर के आएंगे। संकल्प पत्र के अंदर हमने उसको पूरा किया है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, उनको भी अलग से, कोई भी है, किसी भी वर्ग से है, 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड उसको दिया है। अगर कोई दिक्कत बीमारी उसको आ जाती है तो परिवार को इलाज की चिंता नहीं है, उसकी इलाज की चिंता ये हमारी डबल इंजन सरकार को है। और मुझे खुशी है कि अब तक इस योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर 4100 ऐसे लाभार्थियों को 9 करोड़ रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा ये हमारी सरकार ने दी है। ESIC मेडिकल कॉलेज एवं फरीदाबाद में 625 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 500 बेड अस्पताल के नए भवन की भी आधारशिला आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों रखी है। इसके विस्तार से प्रदेश के श्रमिकों को और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। हमने सेक्टर 6 पंचकुला सिविल अस्पताल में पैथोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, मनोचिकित्सा और अस्पताल प्रशासन में DNB डिग्री कार्यक्रम शुरू करने की भी मंजूरी प्रदान की है। हर जिले में हमारी सरकार का कमिटमेंट है, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए हमने अभी पिछले दिनों सिरसा में संत सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज, वहां पर भूमि पूजन किया है और जल्दी ही वो बनकर के तैयार हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 5 जनवरी को 6,230 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रिठाला से कुंडली मेट्रो कॉरिडोर का शिलान्यास भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। इस कॉरिडोर की लंबाई 26 किलोमीटर तथा इस पर कुल 21 स्टेशन होंगे। इंटीग्रेटेड एविएशन हब हिसार के लिए तकनीकी सहायता हेतु अमेरिका व्यापार एवं विकास एजेंसी USTDA और हरियाणा एयरपोर्ट विकास निगम के बीच समझौता MOU हुआ है, उस पर हस्ताक्षर हुए हैं। जल्दी ही हिसार एयरपोर्ट से हवाई जहाज की उड़ान शुरू हो जाएगी। तीव्र गति से हमारी सरकार उसके ऊपर काम कर रही है। प्रदेश में 232 किलोमीटर लंबी नई संपर्क सड़कों का निर्माण, अंबाला दो एयरपोर्ट, एक अंबाला भी लगभग उसकी दोनों इकट्ठी फाइल चल रही है, उसकी भी NOC आनी थी। अंबाला की भी आ गई है, हिसार की भी आ गई है। अब हिसार के अंदर जो ही उसका एयरपोर्ट का वो ढांचा खड़ा होगा तो जल्दी ही वहां से और अंबाला से उसकी उड़ान शुरू हो जाएगी। प्रदेश में 232 किलोमीटर लंबी नई संपर्क सड़कों का निर्माण 179 करोड़ रुपए तथा 810 किलोमीटर लंबी सड़कों की विशेष मरम्मत का कार्य 347 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। परिवहन व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 650 नई बसें शामिल करने की मंजूरी भी दी गई है। इनमें 150 AC बसें तथा 500 नॉन AC बसें शामिल होंगी, क्योंकि रोडवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूती से लोगों को, हरियाणा प्रदेश के जन को उसका लाभ मिले, उसको लेकर के हमने ये ऑर्डर हो गया है। जल्दी ही ये बसें तैयार होकर के शामिल हो जाएंगी। हमने गांव के अंदर ये बात कही थी कि हर फिरनी के ऊपर स्ट्रीट लाइटें लगाने की एक योजना हमने शुरू की थी। 5 ब्लॉक के अंदर जहां अधिक आबादी वाले गांव हैं, वहां पर हमने उन गांवों को चयन किया था।
इसके तहत स्ट्रीट लाइटें लगाने के लिए 1415 गांवों का चयन हुआ है। इनमें से 283 गांवों में स्ट्रीट लाइटें लगाने का काम पूरा कर लिया है और 169 गांवों में वो प्रगति पर है। पिछले 100 दिनों में विकास कार्यों के लिए पंचायतों को हमने 500 करोड़ रुपया विकास कार्यों के लिए जारी किया है। कुल मिलाकर हमने 100 दिनों में जन भावनाओं के अनुरूप तेजी से निर्णय लेते हुए उन्हें लागू भी किया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये विषय आ गया। हमने अपने संकल्प पत्र में कुछ और संकल्प भी लिए हुए हैं जिन्हें हम अवश्य गति से पूरा करेंगे। आईएमटी खरखौदा की तर्ज पर पूरे प्रदेश में 10 अति आधुनिक औद्योगिक शहर बनाएंगे, यह हमने अपने संकल्प पत्र में कहा है। नवीनीकरण योजना के माध्यम से 25,000 मेगावाट का उत्पादन करेंगे, जिसका उपयोग हरियाणा और एनसीआर के विभिन्न औद्योगिक केंद्रों को बिजली देने के लिए किया जाएगा। और हम पानीपत, फरीदाबाद और गुरुग्राम में रासायनिक और औद्योगिक कचरे के निर्वहन की समस्या के समाधान के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण करेंगे। नारनौल, महेंद्रगढ़ में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाएगी। हम केंद्र सरकार की पीएम मित्र योजना के साथ सहयोग करेंगे और हरियाणा के सबसे बड़े टेक्सटाइल केंद्र अंबाला में एक एकीकृत कपड़ा मार्केट स्थापित करेंगे। हम उत्पाद से जुड़े प्रोत्साहन योजना और हरियाणा फार्मास्यूटिकल नीति 2015 के माध्यम से आगामी फार्मास्यूटिकल उद्योग का दोहन करने के लिए करनाल में फार्मा पार्क की स्थापना में तेजी लाएंगे। हम पीपी मोड में महेंद्रगढ़ में डिफेंस और एरोस्पेस हब स्थापित करेंगे। हम नए उद्योगों के विकास के लिए ई भूमि द्वारा 10,000 एकड़ का नया लैंड बैंक बनाएंगे। किसी भी सरकारी संस्था द्वारा समय पर भुगतान न करने पर संबंधित को 8% की दर से ब्याज का भुगतान करने की नीति लागू करेंगे। मुझे विश्वास है कि ये निर्णय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में हरियाणा के अहम योगदान की सशक्त आधारशिला साबित होंगे। मैंने 100 दिनों में से हर दिन जन सेवा को अर्पित किया है। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है। आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। धन्यवाद।